हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूटन हब, अ कंप्लीट प्लेस फॉर लर्निंग। सो गाइस, पीजीटी केमिस्ट्री के टॉप 80 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसमें कि हमने 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। ऑलमोस्ट 17 पॉइंट्स को हमने अभी तक कवर किया है। आज हम बात करेंगे उससे आगे के कुछ पॉइंट्स की और साथ ही उनकी डिटेल स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 या फिर पॉइंट नंबर 18 हम इसको बोलते हैं। क्या बोला गया है? तो इस पॉइंट के अंदर बोलता है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आपको कैलकुलेट करने हैं P4O10 के अंदर। बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी लोगों को आता होगा। आई होप कि मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी। आपको केवल क्या करना है, P4O10 की स्ट्रक्चर याद रखनी है, जो कि कुछ इस तरीके की होती है। आप लोगों को ध्यान रखना है, 4 फॉस्फोरस को 4 ऑक्सीजन के साथ जोड़ेंगे। 4 ऑक्सीजन पहले आप बना लीजिए, 1 2 3 4। एक फॉस्फोरस यहाँ डाल दीजिए, एक यहाँ डाल दीजिए, एक यहाँ डाल दीजिए, एक यहाँ डाल दीजिए। ठीक है, 4 हो गए। ये सबको आप सिंगल बॉन्डेड लिंकेज कर दीजिए। ये आ गए सबके सिंगल बॉन्ड। अब क्या करना है, बाकी के, क्योंकि ऑक्सीजन हमें लगाने हैं 10 ऑक्सीजन हमें लगाने, तो एक ऑक्सीजन को मैंने यहाँ बीच में बैठा देना है, एक ऑक्सीजन को मैंने यहाँ बीच में बैठा देना है। ठीक है, तो कितने हो गए, 4 2 6। बाकी के जो 4 ऑक्सीजन है वो क्या करेंगे, डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर बनेंगे फॉस्फोरस के साथ। एक इसके साथ जुड़ जाएगा, एक यहाँ पे जुड़ जाएगा, एक यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास क्या आ जाती है, P4O10 की स्ट्रक्चर आ जाती है। अब आप इसमें इजीली नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है सिंगल बॉन्डेड या सिंगल बॉन्ड, जितने भी हमें देखने के लिए मिलेंगे। तो P4O10 के अंदर जितने भी सिग्मा बॉन्ड है वो टोटल नंबर ऑफ 16 है, और जो पाई बॉन्ड्स हैं वो कितने हैं, 4 हैं। तो आपसे खाली सिग्मा बॉन्ड ही नहीं, पाई बॉन्ड के लिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 19 बोलता है कि आपको एक जिंक साइनाइड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस की बात करी है। साइनाइड को एक्सट्रैक्ट करना है अर्जेंटाइट ओर से। ठीक है, Ag2S हमारे पास है और साइनाइड एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस के अंदर आप लोग याद रखेंगे, ऑक्सीजन एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाता है और जिंक को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जाता है। देखिए, ये याद करने का क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि डायरेक्टली एज इट इज सेम स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेगी। क्या कर रहे हैं हम, साइनाइड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कर रहे हैं। क्या करने के लिए, सिल्वर को सेपरेट करने के लिए अर्जेंटाइट ओर में से। तो ये याद रखना है कि Ag2S में से सिल्वर तभी एक्सट्रैक्ट होगा जब ऑक्सीजन और जिंक का पेयर होगा। ऑक्सीजन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगी और जिंक एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। पॉइंट नंबर 20 बोला गया है कि इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए 2 चीज होती है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड और एक वीक लिगेंड। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की हम बात करेंगे, तो जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं वो हमेशा ही डी ऑर्बिटल्स का यूज करते हैं, या मतलब लिगेंड्स हमेशा ही हाइब्रिडाइजेशन में डी ऑर्बिटल्स का यूज तो करेंगे, लेकिन कौन सा लिगेंड इनर डी ऑर्बिटल को यूज करता है और कौन सा लिगेंड आउटरमोस्ट डी ऑर्बिटल का यूज करता है, ये बात याद करने की है कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं वो इनर डी ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन में यूज करते हैं, जबकि जो वीक लिगेंड होते हैं वो आउटर मोस्ट डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को हाइब्रिडाइजेशन में यूज करते हैं। अगर इनर डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में यूज होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होता है D2sp3, और अगर आउटर मोस्ट के डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेशन देते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2। ये 2 बातें आप लोग याद रखेंगे। यहां से रिलेटेड एक डायरेक्टली क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, उसका यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं। तो गाइस, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस डज नॉट हैव D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए, आपको यह पता लगाना है कि कौन से कॉम्प्लेक्स के पास D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। तो सीधा सा एक लॉजिकल फंडा जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आप ढूंढेंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड। आपको क्या ढूंढना है, केवल और केवल स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड ढूंढना है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करते हैं, इनर डी ऑर्बिटल को यूज करते हैं, यानी कि उनका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होता है, और जो वीक वाले होते हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होता है। तो आप यहां से वीक और स्ट्रॉन्ग को ढूंढ लीजिए। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में NH3 आता है, इसमें भी NH3 है, CN जो है वो भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, लेकिन H2O एक ऐसा लिगेंड है जो कि वीक लिगेंड की कैटेगरी में आता है। तो सीधा सीधा हमें यहाँ से आंसर मिल गया। बहुत ज्यादा लॉजिकल है, मतलब आपको बहुत ज्यादा चीजें रटने की जरूरत नहीं है, केवल 2 बातें याद रखनी है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा है और वीक लिगेंड कौन सा है। तो वीक लिगेंड जहां पर होगा वहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा, बाकी सबके पास क्या होगा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, 4th वाला, क्योंकि इसके पास D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। पॉइंट नंबर 21 में बोला गया है कि ग्लोबल वार्मिंग में रिजल्ट इन, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या क्या हो जाता है, सभी लोगों को पता है। एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, सब लोग पढ़ते आए हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फ्लड आ रही है, बाढ़ आती जा रही है, साइक्लोन बढ़ते चले जा रहे हैं, और जो फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी है वो भी क्या होती जा रही है, कम होती चली जा रही है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ग्लोबल वार्मिंग की वो बहुत ज्यादा जहरीली है, बहुत ज्यादा खतरनाक है हमारे इस एनवायरमेंट के लिए।
पॉइंट नंबर 22 में बोला है लेड पोल्यूशन इज मेनली कॉज्ड बाय लीडेड गैसोलीन। जो लेड पोल्यूशन होता है, लेड का जो पोल्यूशन है वो गैसोलीन की वजह से ज्यादा हो रहा है। अगर गैसोलीन कम हो जाए, गैसोलीन की परसेंटेज कम हो जाए एनवायरमेंट के अंदर, तो वहां से लेड पोल्यूशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट है BHC एंड DDT एक्ट्स एज कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस की हमने बात करी है, यहाँ पर ये एक बीमारी में काम आने वाली मेडिसिन की तरह काम करती हैं। अगर मैं BHC की बात करता हूँ तो फुल फॉर्म होती है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। DDT की मैं बात करता हूँ तो फुल फॉर्म होती है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ये दोनों ही फुल फॉर्म आप लोगों को याद रखनी है। डायरेक्टली आपसे स्ट्रक्चर भी क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। ये जो DDT है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन हैज कोज्ड क्रोनिक इफेक्ट्स ऑन द नर्वस सिस्टम। अगर हम इसके डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आते हैं तो यहां से हमारे नर्वस सिस्टम पर एक क्रोनिक डिफेक्ट होता है जो कि लंबे समय तक चलने वाला होता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये सीधी इक्वेशन है, सॉल्यूशन चैप्टर से ली गई है कि P नोट अपॉन PS अपॉन P नोट इक्वल्स टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल N। जहां पे P नोट क्या है, जो आपका नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रेशर है, ठीक है, वो है। ये सॉल्यूशन का प्रेशर है और ये आपके पास क्या गया है, फिर से वही सॉल्वेंट का या प्योर स्टेट का। ये आप कह सकते हैं पार्शियल प्रेशर एट प्योर स्टेट। ये आपके पास है सॉल्यूशन का, ये पार्शियल प्रेशर एट प्योर स्टेट। तो ये इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल N। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके, सोल्यूट के। हमेशा ऊपर कौन रखा जाएगा, सोल्यूट रखा जाएगा, और नीचे क्या रखा जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स रखे जाएंगे, सोल्यूट प्लस सोलवेंट, यानी नंबर ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ सोलवेंट को ऐड करके आप रखेंगे। और जहां ये इस नंबर ऑफ मोल्स को कैसे निकाला जाता है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट से निकाला जा सकता है। इसको हम फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन ही ये था कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट होगा, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं मास अपॉन मोलर मास। नेक्स्ट यहां से पॉइंट है मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ लेगा, सॉल्यूशन चैप्टर से लिया गया है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी होता है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये सीधा सा एक फॉर्मूला जो आप लोगों को याद रखना है कि आपको सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं और वॉल्यूम सॉल्यूशन का रखना है लीटर के अंदर। अब क्वेश्चन यहां से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि अगर डेंसिटी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, मान लीजिए इफ डेंसिटी इज गिवन इन दी क्वेश्चन, तो आपका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। आप डेंसिटी को अप्लाई करेंगे मास अपॉन वॉल्यूम, और यहां से आप वॉल्यूम की वैल्यू निकाल लेंगे मास अपॉन डेंसिटी, और इसको उठा करके इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। तो आपके पास एक नया फॉर्मूला आ जाएगा जो कि क्या होगा, मोल ऑफ सोल्यूट आपका एज इट इज बना रहेगा, डिवाइड कर देंगे मास अपॉन डेंसिटी से। अब अगर क्वेश्चन में वॉल्यूम भी आपको ml में गिवन हो तो आप कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, देखिए यहां से एक सीधा से फंडा, ये आपका जो लीटर है, ये जो वॉल्यूम है वो लीटर में है। अगर वॉल्यूम आपको ml में गिवन होगा तो आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे। और अगर आपको वॉल्यूम की जगह डेंसिटी गिवन होगी तो आप वॉल्यूम की जगह लिख देंगे मास अपॉन डेंसिटी ऑफ दी सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन में कि द डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। अब देखिए जो चीज डिसॉल्व हो रही है वो क्या है, सोल्यूट है, यानी कि यूरिया जो है वो सोल्यूट है यहाँ पर। और बात कर रहे हैं किसके अंदर, 1000 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। इसका मतलब ये क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ। सॉल्वेंट कितना है आपके पास, 1000 ग्राम है, सीधा सीधा क्वेश्चन में गिवन है। 1000 ग्राम का मतलब 1 लीटर हो गया। और जो डेंसिटी है वो कितनी गिवन है, 1.5 ग्राम पर ml। उस सॉल्यूशन की जो कि सॉल्यूशन बना है यूरिया को डिसॉल्व करने के बाद, उसकी डेंसिटी है 1.5 ग्राम पर मोल। तो आपसे मोलैरिटी सीधी सीधी पूछी है, तो आप मोलैरिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, ये वाला कि मोल ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय मास अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखिए ये रखा हमने यहाँ पे, मोल निकाला मैंने वेट अपॉन मोलिकुलर वेट से, वेट अपॉन क्या रख देंगे, मोलिकुलर वेट। तो वेट कितना है क्वेश्चन में गिवन, 120, और मोलिकुलर वेट यूरिया क्या होता है, NH2CO NH2। आप इसका मोलिकुलर वेट निकाल सकते हैं, कितना आता है 60। तो 120 डिवाइडेड बाय 60 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय क्या आ रहा है क्वेश्चन में, फॉर्मूले में 1000। तो 120 अपॉन 60 इंटू 1000, और डिवाइड करना है किससे, मास अपॉन डेंसिटी से। तो मास कितना है 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, और डेंसिटी कितनी है 1.5। तो जैसे ही आप इसे सोल्व करेंगे तो 62 जा कैंसिल आउट हो जाएगा, 120 इस 2 में 2 की मल्टीप्लाई हो गई है 1000 में, कितना हो गया है 2000 में मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 की। तो 2000 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 1000 को डिवाइड कर दीजिए, कितनी टाइम डिवाइड हो गया, 2 टाइम। तो 2 की मल्टीप्लाई जब आप करेंगे 1.5 में तो ये हो जाएगा 3 मोलर। तो इस तरीके से आप मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गाइज ये थे आपके कुछ पॉइंट्स जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से मैंने लिए हैं। हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अगले कुछ पॉइंट्स के बारे में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए आगे की सीरीज को कंटिन्यूशन में रख सकूं।
टाटा बाय बाय, सत श्री अकाल, शब बखैर।